स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल बायोस्पार्क। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसका नाम है स्टोइकियोमेट्री एंड यील्ड फैक्टर। आज इसके रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे और इस बायो प्रोसेस की सीरीज में मैं ऑलरेडी और वीडियो बना चुका हूँ। बैच काइनेटिक्स, बैक्टीरियल जनरेशन टाइम, कॉन्टिन्यूअस काइनेटिक्स, बियर एंड लैम्बार्ट लॉ, ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें हमेशा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमेशा से गेट से क्वेश्चंस पूछता है। तो जिन्होंने अब तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरे चैनल पे जाके इन वीडियोस को जरूर देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है यील्ड फैक्टर और स्टोइकियोमेट्री। तो यील्ड फैक्टर या यील्ड कोफिशिएंट आप जिसको बोलते हैं, तो आप कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूँ कि मेरे पास 2 मोल सबस्ट्रेट है और इस 2 मोल सबस्ट्रेट से 1 मोल प्रोडक्ट बन जाता है, प्लस 1 मोल बाय प्रोडक्ट बनता है। तो 2 मोल सबस्ट्रेट से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 मोल, 2 मोल से 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर मैं ये 1 मोल जो ये प्रोडक्ट है, मैं ये मान लेता हूँ कि ये बायोमास है। तो कहने का मतलब है कि 2 मोल अगर मैंने सबस्ट्रेट लिए हैं, तो 1 मोल लेट से कि बायोमास या कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो मुझे अगर यील्ड फैक्टर पता करना हो, मैं बोलूंगा भाई यील्ड फैक्टर वाई जो बनता है। फॉर एग्जांपल बायोमास अगर बन रहा है तो हम उसको डिनोट करते हैं एक्स से बनता है, यानी कि सबस्ट्रेट से बनता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा होता तो हम लिखते वाई प्रोडक्ट स्ट्रेट से बन रहा है, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बायोमास बन रहा है तो हमने एक्स ले लिया, और सबस्ट्रेट से बन रहा है तो डिवाइडेड बाई एक्स। तो कितना बायोमास बन रहा है? लेट्स से 1 मोल, या कोई प्रोडक्ट आप ले सकते हैं अगर बायोमास या कोई प्रोडक्ट जो भी बन रहा हो, और कितना सबस्ट्रेट है, पर हमने 2 मोल लिया, वैल्यू आ गई 0 यानी कि जो यील्ड फैक्टर हुआ कंडीशन की वो हुआ 0.5 ग्राम पर, यानी कि 50%। अगर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट, 50%, 50% कन्वर्जन हो रहा है, 50% हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको इस तरीके से समझ, तो कहने का मतलब है कि जो यील्ड फैक्टर है सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं बायोमास की, तो x अपॉन 3 ग्राम बायोमास प्रोड्यूस, बायोमास प्रोड्यूस हुआ है ग्राम में, एंड ग्राम सबस्ट्रेट कंज्यूम। ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं यील्ड फैक्टर। इसी के बेस पे कई न्यूमेरिकल्स होते हैं, कई चीजें हम करते हैं। अब 1 बाई 1 न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर समझ में आएंगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये गेट पीटी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है द मास ऑफ 1 किलोमोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करके बताना है। देखिए पहले मोल कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर ग्लूकोज ले लेता हूँ C6H12O6, यहाँ पर हम मोल कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत इजी है। 6 कार्बन है, एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, और 6 ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन का होता है 3। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 180 आएगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 आपको देखने को, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 180। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट जो 180 आया है, आप इसको ग्राम समझ लीजिए। हालांकि मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में नहीं होता, वो डाल्टन में होता है।
तो ये जो 180 में आया है, आप इसको फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ग्राम, इनकी जितना भी मॉलिक्यूलर वेट आ जाए तो आप ग्राम समझ लें, तो यही 1 मोल होता है। लेट्स से कि मैं अगर NaOH की बात करूं, NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 40, इट्स मीन 40 ग्राम NaOH को हम 1 मोल कहेंगे। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको आप ग्राम में कंसीडर कर ले, तो वही 1 मोल, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन में 1 किलो मोल है ऑक्सीजन का, कितने ग्राम होगा। देखिए किलो मोल है यानी कि 1000 मोल हमारे पास ऑफ 1000 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास। एक मोल पहले पता कर लें, तो भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इस 32। मैंने क्या कहा, जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उसको आप ग्राम में कंसीडर कर लीजिए। ये 32 ग्राम मान लेते हैं हम, कि 32 ग्राम 1 मोल होगा ऑक्सीजन के लिए। हमारे पास 1000 मोल है, यानी कि 32,000 ग्राम। 1000 मोल 32,000 ग्राम, आंसर यही निकालना था कितने, 1 किलो मोल, 1 किलो मोल 32,000 ग्राम ऑफ 32,000 ग्राम। अगर आप ऑक्सीजन लें तो आप कहेंगे कि मैंने 1 किलो मोल ऑक्सीजन ली है। इसका आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर अगेन वही मोल कॉन्सेप्ट पे है। देखिए मोल कॉन्सेप्ट, फील्ड फैक्टर, स्टोइकियोमेट्री, ये सब आपस में ही लिंक है एक दूसरे। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है भाई, क्या मोल है वो समझना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना है ये समझना पड़ेगा। क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये गेट बीटी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी प्रोड्यूस एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन, द थियोरेटिकल यील्ड। देखिए थियोरेटिकल यील्ड ऑफ एथेनॉल फ्रॉम 2.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज, 2.5 ग्राम ग्लूकोज आपके पास है, तो कितना प्रोडक्ट बन जाएगा। एथेनॉल है यहाँ पर कितना एथेनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा 2.5 ग्राम ग्लूकोज, ये बताना है। तो देखिए पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी केमिकल इक्वेशन है। तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज 6H12 6, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल में जाते हैं हम एथेनॉल। ये मैंने इनकम्प्लीट इक्वेशन लिखी है, इसमें ऑक्सीजन फिर उधर कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट्स भी आए। कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक मोल अगर आपके पास ग्लूकोज है तो उस दो मॉलिक्यूल आपको मिल, जनरल इक्वेशन। अब इट्स मीन कि अगर हम मोल में बात, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम कर हो गया। एथेनॉल, एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 46 होता है, 2 इंटू आपका 90 हो गया आप 2 मोल, यानी कि एक मोल से 2 मोल बन जाएंगे। ये हो गया मूल कॉन्सेप्ट। भाई अगर एक मोल आपके पास ग्लूकोज है तो उससे 2 मोल एथेनॉल के बन जाएंगे। अगर हम ग्राम में बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि 180 ग्राम ग्लूकोज से 92 ग्राम एथेनॉल बन जाए। अगर हम मूल कॉन्सेप्ट की बात ना करें, मोल में ना बात करें, तो यानी कि 180 ग्राम से 92, तो 1 ग्राम के लिए निकालने तो 1 ग्राम ग्लूकोज से 92 डिवाइडेड बाई 180, 1 ग्राम है। क्वेश्चन में कह रहा है 2.5 ग्राम ग्लूकोज है आपके पास, 1 ग्राम से इतना निकल रहा है तो इंटू
ग्राम। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे 92 2.5 डिवाइडेड बाई 1.27 पर आ गया 1 पॉइंट। तो क्वेश्चन द थियोरेटिकल यील्ड फ्रॉम एथनॉल इज, आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट। देखिए ये थियोरेटिकल यील्ड पूछ रहा है, मैंने भी चीज यहाँ पर इस्तेमाल की है जो अभी हमने यील्ड फैक्टर पढ़ा था। यील्ड फैक्टर इज इक्वल कितना प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस हुआ डिवाइडेड बाई, यानी यही चीज यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया 1.27 ग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम सेल कॉन्सेंट्रेशन expected in a bioreactor with initial cell concentration of 1.5 gram per liter and an initial glucose concentration 125 और यील्ड फैक्टर। आप यील्ड फैक्टर यहाँ पर यानी कि x मतलब बायोमास बन रहा है, सब कितना बन रहा है 0.6 ग्राम पर, यानी कि लगभग 60% आप कह सकते हैं कि 60% सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है बायोमास। यहाँ पर जो यील्ड फैक्टर की वैल्यू दी है 6 ग्राम दी है, सबस्ट्रेट दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है 125 ग्राम पर, और मैक्सिमम सेल कॉन्सेंट्रेशन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि मैक्सिमम कि अगर आपके पास यील्ड फैक्टर इतना है, यानी कि 0.6 का यील्ड फैक्टर है, लगभग 60% सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ बायोमास के अंदर। यील्ड फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपसे बायोमास पूछ रहे हैं। आप जानते हैं कि भाई यील्ड फैक्टर इक्वल टू जो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, पर लिखते हैं बायोमास बन रहा है वो पर डिवाइडेड बाई सबस्ट्रेट कंज्यूम। वाई एक्सिस की वैल्यू दी है 0.6, बायोमास पूछ रहा है हमसे, सबस्ट्रेट कंज्यूम कितना हुआ 125, x इज इक्वल टू 0.6, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे 125 0.75 75 ग्राम पर लीटर, इतना आपका बायोमास बनेगा। कहने का मतलब क्या, अगर 125 ग्राम पर लीटर आपके पास है सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट से 75 ग्राम पर लीटर बायोमास प्रोड्यूस हो जाएगा। कब, जब आपका यील्ड कोफिशिएंट हम मान के चलें कि क्या, यानी ये कंडीशन में गिवन है। अच्छा 75 ग्राम पर लीटर आ गया। अब कह रहा है कि विद इनिशियल सेल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि रिएक्टर में पहले से ही 1.75 ग्राम सेल प्रोड्यूस है, यानी तो आपकी प्रोड्यूस हो रही है, पहले से कितना प्रोड्यूस है 7 ग्राम पर, ऐड कर देंगे तो ये 76.75 ग्राम फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ बैच कल्चर द स्पेसिफिक रेट सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन इज 0.5 ग्राम पर सेल एंड स्पेसिफिक रेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सबस्ट्रेट जो कंज्यूम हो रहा है 0.525 ग्राम सेल मास पर, और जो आपका स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट है वो 0.215। कैलकुलेट द यील्ड, यील्ड बतानी है किस प्रोडक्ट की फ्रॉम सबस्ट्रेट, यानी कि यील्ड हमको बतानी है प्रोडक्ट की। मैंने बताया जो चीज बनती है, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा हमेशा ऊपर रहेगा 0.215 डिवाइडेड बाई सबस्ट्रेट कितना कंज्यूम हो रहा है 0.5 पी निकाल लेते हैं 0.15
डिवाइडेड बाई 0 आ गया 0 वेक्टर हो गया प्रोडक्ट का फॉर्म स्टेट। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये स्टिक्योमेट्री बेस पे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल सी एक मैथ इसमें लगानी है, कोई बहुत कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करना हमको। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन इज एन ऑर्गेनिज्म इज दिस, ये केमिकल कंपोजिशन दी, द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसमें कितना परसेंटेज है कार्बन का। तो पहले तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लें, फिर हम बता पाएंगे कि भाई कार्बन इसमें कितना परसेंटेज, क्योंकि इस इक्वेशन से तो मॉलिक्यूलर वेट हमको नहीं मिल रहा ना, यहाँ से देखने से तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया 12, 1.5 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है मॉलिक्यूलर वेट 1, ऑक्सीजन है 1.3 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 16। इसी तरीके से नाइट्रोजन 0.3 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 14 एंड 0.00 सल्फर होता है आपका, ये मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ से निकालेंगे 12 प्लस 1.5 प्लस 0.3 आ गया 4.8 प्लस आ गया आपका 4. ऐड कर दें 12, 13, 13 और 4 17, 17 साढ़े 17, का जो मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ये मॉलिक्यूलर वेट इस बायोमास का। अब इसमें देखना है द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, भाई इतना मॉलिक्यूलर वेट तो इसका टोटल है, कार्बन इसमें कितना 12 यानी कि 22.6, ये आपका टोटल मॉलिक्यूलर, इस मॉलिक्यूलर वेट के अंदर 12 12 मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का है, बात है हम परसेंटेज इसका इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 मॉलिक्यूलर वेट है, थ्री 5, ये आपका इतना परसेंट कार्बन इस बायोमास में रिड्यूस है। पहले हमने पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, अब उस मॉलिक्यूलर वेट में कितना कार्बन है ये हमने नॉर्मल परसेंटेज से निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, बहुत मैथमेटिक्स है, एक नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है, कोई बहुत फॉर्मूलाज नहीं है या फिर कोई ऐसा एकदम नहीं, तो बहुत नॉर्मल सा है, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकालना आप सीख लीजिए, नॉर्मल परसेंटेज की कैलकुलेशन जो होती है आपका काम हो जाएगा, बहुत ईजी है, एक मार्क्स ही का मिलता है अगर इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये गेट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई बायोमास, ये बायोमास की कॉम्पोजिशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन टू ड्राई बायोमास, अगेन सेम क्वेश्चन है, फिर हमको कार्बन पता करना है परसेंटेज, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लें और उस मॉलिक्यूलर वेट को कार्बन कितना है 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 कर दें, तो यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज पता चल जाएगा इस बायोमास में। चलिए इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर लेते हैं।
पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन हो जाएगा 1.6, ऑक्सीजन 0.4 दिया है तो पॉइंट जाएगा 6, सल्फर दिया है 0.54, 32 या 0. प्लस फॉस्फोरस दिया है 0.7, जनरल मॉलिक्यूलर वेट हमको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर फॉस्फोरस इन्हीं 4-5 एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन भी होता है। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज आती हैं। लेकिन अगर आप बीटेक लेवल के स्टूडेंट तो ऑलमोस्ट 5 एलिमेंट्स के आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। ऐड कर देते हैं अब, यहाँ से हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट हो जाएगा 13.6, 6 प्लस 6 प्लस 0.076, ये टोटल मॉलिक्यूलर वेट है। कार्बन, कार्बन हम देख रहे हैं 12 है, 12 इंटू 1200, कार्बन का जो परसेंटेज है इसमें 38 कार्बन बायोमास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन ये स्टोइकोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमको कह रहा है ओवरऑल स्टोइकोमेट्री दिया हुआ है, ये रिएक्शन दी हुई है, व्हाट इज द एलिमेंटल कंपोजिशन, यानी कि ये जो दिया हुआ ये इन ऑप्शंस क्या है। 1.5 ए एच ओ एन, ए बी सी डी, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें इन चारों ऑप्शन में पता चल जाएगा चारों ऑप्शन में कौन सा करें। ए बी बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये 1.5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड, यहाँ पर हम मास बैलेंस लगाएंगे, मतलब जितना रिएक्टेंट में मास होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट में मास, बोलते हैं मास कंजर्वेशन, तो ये मास बैलेंस हम यहाँ लगाएंगे। चलिए आप देखिए डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप न्यूमेरिकल्स में आपको ऑब्जेक्शन ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर तो सब बराबर दिया है, नाइट्रोजन की वैल्यू हमको नहीं निकालनी, तो यानी कि नाइट्रोजन में डी डी की वैल्यू 1.667 ही आएगी, तो सभी ऑप्शन में वो दी। बाकी हम चेक कर लेते हैं, देखिए कार्बन 9 भी है और 10 भी है, ये हो सकता है, या ऑक्सीजन ले लें। अब आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा एक से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन के लिए चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, पहले चलिए कार्बन निकाल लेते हैं। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में कार्बन देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने कार्बन 18, ये 18, फिर बाकी रिएक्टेंट में कहीं कार्बन नहीं। प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट में तो कितना दिया है 1.5 इंटू ए, वैल्यू हमें पता नहीं है तो 1.5 ए हो। फिर कार्बन कितना दिया है आगे, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो गया इक्वल टू 1.5 ए 3/1 पॉइंट, यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करें, एक ए की वैल्यू आ गई 10, टी ए एन,
C10 यहाँ पर हमको सी और डी ऑप्शन, ये ऑप्शन या तो सी है या ऑप्शन डी है। चलिए अब हम और आगे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितनी दी, 18। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन 18 प्लस 2, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितनी दी है, 1.5 सी प्लस 6 प्लस 5, ये टोटल हमको प्रोडक्ट में दी। ये हो गया 20 या 1.5 प्लस 9 इज 1 इक्वल टू 9/5, 9 1.5, वैल्यू आ गई 6, की वैल्यू 6, ऑक्सीजन यहाँ पर 6, कार्बन 10 और कार्बन 10 और ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन तो सब। आंसर क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन के लिए यानी कि बी निकाल सकते हैं, यही वैल्यू आप फिर सी और डी की भी इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको मास बैलेंस करना है, जितना मास रिएक्टेंट में दिया उतना मास आप प्रोडक्ट में दोनों को बराबर रखकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको ध्यान देना है। प्लस यील्ड फैक्टर में आपको ध्यान देना है कि भाई प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सबस्ट्रेट, यानी कि जो चीज़ बन रही है, प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई आप सबस्ट्रेट करते हैं, तब आपको यील्ड फैक्टर की वैल्यू वहाँ से मिल जाती है। मोल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, तो हमें को याद रखना है जितना मॉलिक्यूलर वेट निकल के आता है उसको हम लेट कर लेंगे ग्राम में, तो उतना ग्राम एक मोल के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट हो जाता है। इधर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यीस्ट कन्वर्ट ग्लूकोज टू एथेनॉल, उससे एथेनॉल बन रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड by glycolysis as per the following reaction. Assuming complete conversion, the amount of ethanol produced in gram. क्वेश्चन कह रहा है कितना एथेनॉल प्रोड्यूस होगा, ये हमको ग्राम में बताना है। कितने सबस्ट्रेट से, 200 ग्राम ग्लूकोज। तो जो इक्वेशन दी है 6H12O6 पर C2H5O, एथेनॉल इतना बन रहा है। एक मोल से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मोल एथेनॉल बन रहा है, तो यानी कि 180 मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है, एथेनॉल का है 40, यानी कि 180, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें जैसे हम पिछले न्यूमेरिकल करके आ रहे हैं, तो यानी कि कह सकते हैं कि 180 ग्राम ग्लूकोज से 46 ग्राम हमारा एथेनॉल बन जाए। यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगा लें, भाई 180 ग्राम से 46 ग्राम बन रहा है, तो 1 ग्राम से हमारा बन जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 180। 1 ग्राम ग्लूकोज से इतना, 200 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम इज इक्वल टू 46 into 200 and divided by 181 point 200, 200 ग्राम ग्लूकोज 1.11 ग्राम एथेनॉल, ये बन जाएगा। ये फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में मैंने 1 मोल लेट किया है एथेनॉल का, जबकि ग्लूकोज के 1 मोल से 2 मोल एथेनॉल के बनते हैं, तो यानी कि आप फाइनल आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस, वो आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके की अगर कोई क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में #आस्क बेफिकर लिख के पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके से हम और लेक्चर वीडियोस पे आते रहेंगे, बनाते रहेंगे।